हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये चित्र याद करना होगा और हमारे एग्जाम में अगर ये पूछता है तो इसको बनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चित्र आप देख लीजिए, इसको हमें याद कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया गया है माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव AB स्थित है। मान लीजिए ये जो पूरा माध्यम है ये के परावैद्युतांक का है और इसमें वैद्युत द्विध्रुव जो है ये AB स्थित है, जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। यहाँ पे जो ये वैद्युत द्विध्रुव है ये -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। इनके बीच की अल्प दूरी 2L है, जो कि मैंने L और L में आधे आधे में विभाजित करके लिखा है, तो ये 2L है, इसको समझ लीजिएगा। तथा इसका मध्य बिंदु O है। यहाँ पे इसका मध्य बिंदु O बना हुआ है, इसको देख लीजिए। और माना द्विध्रुव AB के लंब अर्धक रेखा पर इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस द्विध्रुव के लंब अर्धक रेखा पर, यहाँ पे जो लंब अर्धक जो रेखा है लंब के रूप में खींचा गया है, इसमें r दूरी पर एक बिंदु P है, ये r दूरी है इतनी, और इससे r दूरी पर बिंदु P है। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। यहाँ पे +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो हम यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्योंकि यही जो है हमें निकालना होता है निरक्षीय स्थिति में। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होता है। तो यहाँ पे E1 बराबर हम निकालते हैं इससे, इस चित्र से तो निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर BP दिशा में। यहाँ पे BP दिशा आप देख लीजिए निकल रहा है। और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर PA दिशा में। तो E1 और E2 का मान हमें पता है, यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको हम इसमें पुट करके E1 और E2 की जगह इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ तक आप दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि यहाँ तक याद करना जरूरी हो जाता है। इसके आगे आपको कैलकुलेशन करना होता है, तो इसके आगे आप कैलकुलेशन करके याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक है जो आपको पक्का याद करना ही है। तो इसको आप याद कर लें और इस चित्र को समझ लें और इसको भी आसानी से याद कर लें। और इस सूत्र को जो मैंने ब्लैक बॉक्स में बंद किया इसको जरूर याद कर लें, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि अगर ये लिख देते हैं आप और इस मान को भी पुट कर देते हैं तो एग्जामिनर खुश होकर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर दे देगा। तो इसके लिए आगे हम सॉल्व करते हैं, E का मान निकालते हैं E1 और E2 का मान रख के। तो इसके लिए हम दोस्तों देख लीजिए अलग से पेज लेते हैं और E1 और E2 का मान रखते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू E1 का मान यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, और E2 का जो मान है वो भी पुट कर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ से हम Q cos थीटा को छोड़ देंगे, बाकी सबको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू यहाँ पे 1 बाई, यहाँ पे 1 ही रहने देते हैं, यहाँ पे Q लिख देते हैं, Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पे cos थीटा और प्लस cos थीटा बच रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 cos थीटा। अब दोस्तों इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण इस चित्र में हम देखते हैं। इस चित्र में देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है इसका मान पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार बटे कर्ण यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा, आधार ये है आपका L और कर्ण ये है L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे आधार की जगह पे हम L लिख देंगे बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसको अंडर रूट को हटा के हमें इसको घात में लिख देना है, क्योंकि हमें घात में ही जोड़ घटाना करना होगा। तो यहाँ पे 1/2 इसको लिख देते हैं। अब इसके आगे हमको क्या करना होगा, आगे इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को तो हम देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2। दोस्तों यहाँ पे Q और 2L जो है ये होता है आपका, यहाँ पे Q इंटू 2L बराबर होता है P। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये जो दोनों नीचे का ये जोड़ेंगे हम। तो आगे देखते हैं आगे स्टेप 1/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
इंटू पी, यहाँ पे 2 की वैल्यू जो है उसको पी लिख देंगे, और आर स्क्वायर पे एक घात है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक घात होगा और यहाँ पे 1/2 है, तो इसको जब जोड़ेंगे हम तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ए इक्वल टू, यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं 4πε0 को इंटू पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम मान लेते हैं एल का मान बहुत छोटा है आर से, और आर की दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चित्र से आप देख लीजिए आर की दूरी बहुत ज़्यादा है और एल का मान बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे एल को नगण्य मान लेते हैं। एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर एल को नगण्य मान लेते हैं, तो एल की जगह हम लिख देंगे 0, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4πε0 के इंटू पी बाई आर स्क्वायर 3/2। अब इसको आप देखते हैं दोस्तों, तो इसका जो ये घात है इसको अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 के पी अपान आर 2 इंटू 3/2। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 के पी बाई, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे बचेगा r³। तो ये दोस्तों हमको सूत्र निकालना था जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। यहाँ तक आपको एग्जाम में सॉल्व करना होता है। आप इसमें से 1-2 स्टेप भी कम कर सकते हैं, तो आप इस तरह से एग्जाम में सॉल्व कर लें और लिख दें। अब यहाँ पे दोस्तों ये था परावैद्युतांक के माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। अब इसको हम वाय अथवा निर्वात में करते हैं, तो वाय अथवा निर्वात में के इक्वल टू 1 होता है, तो के की जगह हम 1 रख देंगे तो वैल्यू की वहां से हट जाएगा, क्योंकि के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहां पे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4πε0, ये के तो अब हट गया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक होना था, तो पी बाई r³। तो ये जो होता है आपको दोस्तों सूत्र इस तरीके से आपको ज्ञात करना होता है वैद्युत द्विध्रुव की कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। आप इस कैलकुलेशन को याद रखें कि किस तरह से ये कैलकुलेशन हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कॉस थीटा निकालना। कॉस थीटा आप निकाल लें और वहाँ पे एल बाई एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे होल स्क्वायर पे 1/2 मान रख दें, और उसके बाद ये आपको एकदम इम्पोर्टेंट है। ये तो कैलकुलेशन हो गया, यहाँ तक आपको एकदम इम्पोर्टेंट याद कर लेना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। ये आपको परिभाषा टाइप जो है इसको याद कर लेना है, थ्योरी टाइप, और इस चित्र को याद कर लेना है। और E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को आप एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखें, ताकि एग्जामिनर को ये फोकस पॉइंट हो कि हाँ ये बच्चा जानता है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसके बाद E1 और E2 का मान पुट करके कैलकुलेशन करके आप लास्ट में इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी बाई r³, और यही निरक्षीय स्थिति का सूत्र होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में समझ में आ गई होगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।